हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये टॉपिक है पोषण। इसी पूरे टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है जो भोजन होता है उसको शरीर के भीतर पहुँचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको अंतर्ग्रहण या इंग्लिश में इसको इंजेशन कहते हैं। अगले में कह रहा है जो अनपचा भोजन होता है उसको शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको बहिष्करण या इंग्लिश में इसको इजेक्शन कहते हैं। अगले में कह रहा है जो पोषण होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो पोषण बेसिकली 3 प्रकार का होता है। अब इसके जो पोषण है उनके 3 प्रकार कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। तो देखिए पोषण के प्रकारों में पहला प्रकार है इसको हम लोग पूर्णभोजी पोषण कहते हैं। अब यह क्या होता है। तो देखिए जो पूर्णभोजी पोषण होता है इसमें जो प्राणी होता है अपना भोजन ठोस अथवा तरल के रूप में प्राप्त करता है, इसीलिए इसे प्राणी संपोषण भी कहा जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इनको देख लेते हैं। तो देखिए पूर्णभोजी के कुछ एग्जाम्पल हैं, इनमें है अमीबा, मेढक और मनुष्य। ये सब क्या हैं। तो ये सब पूर्णभोजी पोषण के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगला देखिए दूसरा इसका प्रकार है इसको हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। तो परजीवी जो पोषण होता है इसमें प्राणी अपना भोजन दूसरी प्राणी के संपर्क में रहकर प्राप्त करता है। इसी में दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो भोजन ग्रहण करने वाले जीव होते हैं उनको परजीवी कहते हैं, तथा जिस जीव के शरीर से ये भोजन प्राप्त किया जाता है उसे पोषी या इंग्लिश में इसको होस्ट कहा जाता है। अगले पॉइंट में इसमें ये कह रहा है कि जो परजीवियों द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण कार्बनिक पदार्थ होते हैं प्रायः उनको तरल रूप में प्राप्त किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कुछ दिए गए हैं इनको देख लेते हैं। तो एग्जाम्पलों में देखिए पहला है कवक, जीवाणु, गोलकृमि, हुकवर्म, टेपवर्म, एंट, अमीबा, हिस्टोलिटिका और मलेरिया परजीवी। तो ये सब क्या है। तो ये सारे परजीवी पोषण के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगला देखिए जो इसका तीसरा प्रकार है, तो तीसरा इसका पोषण का प्रकार है इसका नाम है मृतोपजीवी पोषण। तो इसमें क्या होता है। तो देखिए इसमें जो प्राणी होता है अपना भोजन मृत जंतुओं अथवा पौधे में जो घुलित कार्बनिक पदार्थ हैं उनको अवशोषित करके प्राप्त करता है। दूसरा पॉइंट इसी में कह रहा है कि ऐसे जीव जो मृत जीवी या इनको सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जो ऐसे जीव होते हैं जो मृतजीवी होते हैं इनको सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। अगले पॉइंट में कह रहा है जो मृतजीवी होता है उसको अपघटक जिसको हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं ये कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस देखिए जो ये डिकम्पोजर होता है कि ये काम क्या करता है। तो ये जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में विघटित कर देता है और पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको डिकम्पोजर कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं इनको देख लेते हैं। तो देखिए उदाहरण में दिए गए हैं कवक, जीवाणु तथा कुछ जो प्रोटोजोआ संघ के जो जीव हैं उनको मृतोपजीवी जो पोषण है उसमें शामिल किया जाता है। अब अगला देखिए अगले पॉइंट में क्या कह रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जो पूर्णभोजी या या समभोजी पोषण है ये कितने प्रकार का होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो पूर्णभोजी या प्राणी समभोजी पोषण है ये भी 4 प्रकार का होता है। अब इनके 4 प्रकार कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। तो देखिए 4 प्रकारों में पहला प्रकार है शाकाहारी। तो शाकाहारी क्या होते हैं। तो देखिए बेसिकली आप जानते भी होंगे कि जो जीव पौधे हैं वो अन्य उत्पादों को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे देखिए गाय हैं, भैंस हैं, घोड़ा है, बकरी है, हिरण है, भेड़ हैं, ये सब क्या हैं। ये जीव ऐसे हैं कि जो पौधों को अपने भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, तो इन्हीं को शाकाहारी कहा जाता है। अब देखिए दूसरे हैं इनके टाइप हैं मांसाहारी। तो इनमें ऐसे जीव आते हैं जो दूसरे जंतुओं का शिकार करते हैं और उन्हें अपना भोजन बनाते हैं, जिनमें क्या है शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, लोमड़ी ये सब आते हैं, ये सब मांसाहारी हैं। अब अगला देखिए अगला कौन सा है इसका प्रकार। तो देखिए अगले हैं इसमें सर्वाहारी। तो सर्वाहारी मतलब जो जीव जंतु ऐसे होंगे जो पौधे और जंतुओं दोनों को खाते होंगे तो उनको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। जैसे देखिए इसमें मानव का एग्जाम्पल है। अगला देखिए अगला जो इसका चौथा प्रकार है ये है अपमार्जक। अपमार्जक में देखिए कह रहा है इसमें जीव जो होते हैं मृत जंतुओं को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मृत जंतुओं को खाने वाले जीवों को अपमार्जक तथा खाने की प्रक्रिया अपमार्जन कहलाती है। याद रखिएगा जो मृत जंतुओं को खाने वाले जीव होते हैं उनको अपमार्जक कहते हैं तथा खाने की प्रक्रिया जो होती है उसको अपमार्जन कहते हैं। देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल इसके दिए गए हैं। तो देखिए जो शियार है, लकड़बग्घा है, गिद्ध है, चील है, ये सब क्या है, ये सब अपमार्जक के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगला देखिए अब यहाँ से हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है तो जो है कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए अब कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में या बहुत सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं। तो ये एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें क्या है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये मिलकर बना होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है
कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना एक कार्बनिक यौगिक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अगले पॉइंट में ये पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है उसका अनुपात क्या होता है, मतलब एक अनुपात में ये मिला रहता है। तो देखिए ये होता है 1:2:1, इसी के अनुपात में ये पाया जाता है। अगले में कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या प्राप्त होता है, तो इससे प्राप्त होती है ऊर्जा। इसी के बारे में ये बताया जा रहा है, इसमें दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि इसमें कार्बनिक यौगिक ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं तथा ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट से शरीर को कितने प्रतिशत ऊर्जा की आपूर्ति होती है, तो ये होती है 50 से 79% तक की जो ऊर्जा की आपूर्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। अगले में कह रहा है 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है 4.2 किलो कैलोरी। अगले में कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका प्रयोग किस में होता है, तो खाद्य उद्योगों में इनका यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए इनके स्रोत हैं चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, आलू, ये सब क्या हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं। अगले में कह रहा है भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है, तो जो भोजन से पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो ये मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स। अगले में देखिए अगले में कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका मुख्य स्रोत क्या है, तो ये बेसिकली मुख्यतः चावल से ये प्राप्त होते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए अगले में कह रहा है अगर कह रहा है 100 ग्राम पके हुए या उबले हुए चावल को खाया जाता है तो कितना कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा 25.5 ग्राम। अगले में कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख कार्य हैं उनको जान लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला कार्य ये बताया गया है कि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य स्रोत होते हैं। दूसरे में कह रहा है ये मंड के रूप में जो संचित ईंधन है इसका ये कार्य करते हैं। अगले में कह रहा है ये डीएनए तथा आरएनए के घटक होते हैं। अगले में कह रहा है ये प्रोटीन को शरीर के निर्माणकारी कार्य हेतु सुरक्षित रखते हैं। तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य हैं। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। अब इनके प्रकार कौन कौन से हैं इनको जान लेते हैं। तो देखिए इनके प्रकारों में पहला इसका प्रकार है मोनोसैकेराइड्स। ध्यान दीजिएगा इनका जो पहला प्रकार है वो मोनोसैकेराइड्स है। तो इसका देखिए सामान्य सूत्र होता है CH2ON। तो इसका ये सामान्य सूत्र हो गया। अगर इसके एग्जाम्पल्स देखे जाएँ तो ये है ट्रायोस जिसको हम लोग ग्लिसरीहाइड्स कहते हैं। अगला इसका है एग्जाम्पल्स ये है टेट्रोस जिसको हम लोग इरेथ्रोन्स कहते हैं। और तीसरा इसका एग्जाम्पल है हेक्सोज जो कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज में ये सब पाया जाता है। अब अगला दूसरा इसका देखिए जो प्रकार है कार्बोहाइड्रेट्स का वो है डाइसैकेराइड्स। तो देखिए जो डाइसैकेराइड्स है उसका सामान्य सूत्र देखा जाए तो ये होता है C12H22O11। तो ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। और डाइसैकेराइड के देखिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब क्या हैं, ये से एग्जाम्पल्स हैं। अब अगला इसका तीसरा प्रकार है पॉलीसैकेराइड्स, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो पॉलीसैकेराइड्स होता है उसका सामान्य सूत्र देखा जाए तो ये होता है C6H11O5। ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। अब इसके बारे में दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ये जल में अघुलनशील होते हैं। याद रखिएगा जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये जल में नहीं घुलते, लेकिन कह रहा है ज़रूरत पड़ने पर जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज को विघटित होकर ऊर्जा उत्पन्न ये करते हैं, अर्थात कह रहा है ये संग्रहित ईंधन का कार्य करते हैं। अगला इसी में पॉइंट ये कह रहा है ये मुख्यतः पौधों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए तो देखिए एग्जाम्पल में कह रहा है मंड, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन, ये सब क्या है, ये सब पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है जो स्टार्च होता है वो क्या होता है, तो स्टार्च को देखिए बताया गया है कि ये पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगले में कह रहा है चावल में कितने प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, तो जो चावल होता है उसमें भी 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं। पहला इसमें पाया जाता है एमाइलेज, जो लंबे दाने वाली किस्में होती हैं, मतलब जो चावल की अच्छी अच्छी प्रजातियाँ होती हैं, जैसे बासमती चावल आप लोग खाते होंगे या इंडिया गेट का बहुत सारे जो लंबे लंबे चावल आते हैं अच्छी क्वालिटी वाले, तो उनमें एमाइलेज पाया जाता है। वहीं दूसरा इसका प्रकार है ये है एमाइलोपेक्टिन। तो ध्यान दीजिएगा ये जो होता है वो मध्य व छोटे दाने वाली जो किस्में होती हैं चावलों की उनमें ये पाया जाता है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगला क्वेश्चन यही दिया हुआ है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं, ये रीज़न पूछा जा रहा है। क्योंकि कह रहा है जो चावल के लंबे दाने वाली किस्में होती हैं जैसे बासमती में एमाइलेज अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कह रहा है ये जो पकाए जाने पर ये लंबा हो जाता है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है स्टार्च व सेल्यूलोज से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं।
तो देखिए पहला कह रहा है दोनों का वनस्पति उद्भव है, मतलब कह रहा है कि दोनों ही वनस्पतियों से ये उत्पन्न हुए हैं। दूसरे में कह रहा है दोनों पॉलीमर्स हैं, ध्यान दीजिए क्या है ये, दोनों पॉलीमर्स हैं। अगले पॉइंट में कह रहा है दोनों जो हैं वो ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। अगले पॉइंट में कह रहा है स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि जो सेल्यूलोज है इस घोल में कोई रंग नहीं देता। अगले पॉइंट में कह रहा है जो स्टार्च होता है पौधों में संचित भोजन का महत्वपूर्ण कण है, जबकि जो सेल्यूलोज है वो पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तो ये हम लोग का जो पहला टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा टॉपिक है प्रोटीन से रिलेटेड। तो प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उनको देखने वाले हैं हम लोग। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें ये कह रहा है जो प्रोटीन शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये किया था जे वर्जीलियस ने। कब किया था? 1938 में इसका यूज़ किया था। अगले में कह रहा है जो प्रोटीन होते हैं वो होते क्या हैं। तो ये जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जिनकी अगर रचना देखी जाए तो ये लगभग 20 एमिनो अम्लों के साथ अम्लों के भिन्न भिन्न संयोग तत्वों से ये होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो 20 एमिनो अम्लों से भिन्न भिन्न संयोजक तत्वों से ये मिलकर बने होते हैं। तो ये हो गया प्रोटीन के बारे में। अब अगला देखिए अगले में ये कह रहा है कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें प्रायः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सब तत्व पाए जाते हैं। अगले में कह रहा है कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान रहता है। तो देखिए जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है जो प्रोटीन है उसका मुख्य तत्व कौन सा है। तो ये है इसका मुख्य तत्व कार्बन। तो कार्बन जो है वो प्रोटीन का मुख्य तत्व है। अगले में कह रहा है जो मानव शरीर का कितना भाग प्रोटीन से बना होता है। तो लगभग 15%, जो 15% भाग है मानव शरीर का वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन के प्रमुख कार्य बताए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए इसके कार्यों में पहला कार्य ये है कि ये कोशिकाओं की वृद्धि व मरम्मत का कार्य करते हैं। दूसरा इसका कार्य है कि जटिल जो प्रोटीन है जिसको हम लोग मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं कहते हैं उनमें एंजाइम का ये सब कार्य करते हैं। अगले में कह रहा है कुछ प्रोटीन हार्मोन के संश्लेषण में भी भाग लेते हैं। अगला इसका कार्य है कि जो हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन के रूप में यह शरीर में गैसीय संवहन का भी कार्य करता है। अगले में कह रहा है यह एंटीबॉडीज़ के रूप में शरीर की सुरक्षा भी करता है। तो ये सारे इसके कार्य हैं। अब अगला देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ये है रेनिन। रेनिन क्या करता है, तो जो दूध का प्रोटीन होता है उसको ये पचाता है। अगले में कह रहा है दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है। तो इसका नाम है रेनिन और लैक्टेस। ये सब क्या करते हैं, तो ये दूध को पचाने वाले आवश्यक एंजाइम्स हैं। अगला इसमें कह रहा है मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में ये लुप्त हो जाते हैं। तो मतलब जो 8 वर्ष की अवस्था हो जाती है तो ये सब लुप्त हो जाते हैं। अगला देखिए अगले में कह रहा है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए जो दूध है उसमें केसिन, एल्ब्यूमिन व ग्लोबिन, तो ये सब क्या है, इसमें ये सब प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कह रहा है इसमें केसिन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए अगले पॉइंट में ये कह रहा है किस प्रोटीन की उपस्थिति से जो गाय का दूध होता है वो सफ़ेद व पीले रंग का होता है। तो केसिन से सफ़ेद होता है, वो कैरोटीन से ये पीले रंग का होता है। ये दो बातें हैं, दोनों को आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए अगले में क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो दूध में हल्की मिठास होती है वो किसके कारण होती है। तो ये होती है लैक्टोज के कारण। अगले में कह रहा है बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का जो दूध पीते हैं उन बच्चों में कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं, ये बात देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिससे GLA, जिसको हम लोग कहते हैं गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक, ये इसको कहते हैं, GLA का ये फुल फॉर्म है। जबकि जो बोतल होता है उसका दूध इस तत्व से रहित होता है। अगले में कह रहा है यह दीर्घकाय नहीं होता, ध्यान दीजिएगा ये दीर्घकाय नहीं होता है। अगले में कह रहा है इसमें रोगों होते हैं, रोगों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। मतलब जो माँ का दूध है उसमें रोगों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इसमें प्रोटीन और विटामिन भी अधिक मात्रा में मिलते हैं और ये दीर्घकाय नहीं होता। तो ये सारी जो खूबियाँ हैं ये हैं माँ के दूध की। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो दूध होता है उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कौन से अन्य प्रेरणा पोषकदायक जो तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें पाए जाते हैं जल पाए जाते हैं, वसा पाए जाते हैं, लैक्टोज पाए जाते हैं, कैल्शियम पाए जाते हैं, पोटेशियम पाए जाते हैं। इनके सारे के तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो घी का पीला रंग होता है किस प्रोटीन के कारण होता है। तो ये होता है कैरोटीन के कारण। अगले में कह रहा है शुद्ध देसी घी में एक विशेष प्रकार की सुगंध किसके कारण रहती है। तो ये रहती है डायसिएटियल के, ध्यान दीजिएगा,
डाई एसीटल के कारण जो इसमें सुगंध होती है, जो शुद्ध देशी घी होता है उसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है, वो होती है डाई एसीटल के कारण ये सुगंध इसमें पाई जाती है। अगले में कह रहा है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है क्वाशियोकर, या इसी को मैरास्मस रोग भी कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में से किसमें प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। तो देखिए, जो वृद्ध होते हैं उनमें तरुणों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है जो सामान्य क्रियाशील महिला हैं उनके लिए दैनिक कार्य हेतु कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ये होती है 46 ग्राम की। जबकि कह रहा है जो गर्भवती महिला हैं उनके लिए 59 ग्राम व दूध पिलाने वाली महिलाओं को 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब अगला देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले पॉइंट में ये कह रहा है किसी वयस्क कामगार के लिए कह रहा है एक दिन के लिए संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का उचित तौल क्या होनी चाहिए। तो देखिए, ये होना चाहिए 600 ग्राम और ये होना चाहिए 420 ग्राम। कहने का मतलब ये है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होगी 600 ग्राम और प्रोटीन की मात्रा होगी 420 ग्राम। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि चावल, मूंगफली व सेब में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो ये है मूंगफली। अगले में कह रहा है चना, सोयाबीन, मटर व गेहूं में से किसमें प्रोटीन की प्रचुरतम मात्रा पाई जाती है, तो ये सोयाबीन में प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो गेहूं की रोटी होती है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें ग्लूटीन पाया जाता है। अगला पॉइंट इसी में ये कह रहा है कि जो सख्त गेहूं होते हैं उनमें ग्लूटीन प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, जबकि जो मुलायम गेहूं होते हैं उनमें ग्लूटीन जो प्रोटीन होता है उसकी मात्रा न्यून होती है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भोजन में हमें प्रोटीन किस अम्ल के एकत्रीकरण से प्राप्त होती है, तो ये होती है एमिनो अम्ल से। अगले में कह रहा है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल जो है टायरोसिन, इससे संबंधित कुछ सही कथन दिए गए हैं, उन कथनों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला कथन ये कह रहा है टायरोसिन के बारे में कि यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायक होते हैं या सहायता करते हैं। दूसरा कह रहा है यह एक गैर आवश्यक एमिनो अम्ल है जो शरीर में उपस्थित एक अन्य एमिनो अम्ल जिसको हम लोग फेनिलएलेनिन कहते हैं उससे ये बनता है। अगले पॉइंट में ये कह रहा है कि ये अनेक महत्वपूर्ण मस्तिष्क रसायनों जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं इसका ये निर्माण करता है। अगले पॉइंट में कह रहा है ये स्नायु कोशिकाओं का संप्रेषण करते हैं तथा भावनात्मक और जो पर्यावरणीय दबाव हैं उनका सामना करने में ये सब सहायक होते हैं। अगला पॉइंट इसी में ये कह रहा है कि ये उदासी से लड़ सकते हैं। तो ये सारी कार्य हो गए इसके, किसके कार्य थे ये सब, तो ये थे टायरोसिन के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इसके कार्य दिए गए थे, उसको हम लोगों ने देखा। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो एमिनो अम्ल हैं और जो गैर एमिनो अम्ल हैं उनसे निर्मित प्रोटीन से संबंधित कुछ सही कथन दिए गए हैं, इन कथनों को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो ग्लाइसिन है, सेरिन है, वो टायरोसिन है, और जो गैर अमीनो अम्ल हैं जो मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं, ना कि ये मानव आहार द्वारा ये प्राप्त होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, चाहे ये सब ग्लाइसिन हो, सेरिन हो या टायरोसिन है, और जो गैर अमीनो अम्ल हैं सब मानव शरीर में ही ये निर्मित होते हैं। अगला दूसरा ये कह रहा है जो अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं वो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते, इन्हें मानव कहता है कि जो आहार द्वारा होता है इसको प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है कि जो अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं वो मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते, इनको हम लोग जो बाहर से हम लोग भोजन करते हैं या हम लोग पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उनसे ये सब प्राप्त होता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कौन मांसपेशीय प्रोटीन है, तो ये है मायोसिन। अगले में कह रहा है मानव शरीर की धीमी वृद्धि मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है, तो ये अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो मनुष्य में धीमी वृद्धि होती है। अगले में कह रहा है जो अल्फा क्रिएटिन है ये जो प्रोटीन है किस में पाया जाता है, तो ये जानवरों के बालों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जो जानवर के बाल होते हैं उसमें ये पाया जाता है। अगले में कह रहा है कपास, केस, जो लूता रेशम है जिसको हम लोग स्पाइडर सिल्क कहते हैं, व खुर में किसमें प्रोटीन नहीं होता। तो देखिए, जो कपास है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसके अतिरिक्त केश में, लूता रेशम में, जो स्पाइडर सिल्क है, खुर, इन सब में जो है प्रोटीन पाया जाता है। अगले में कह रहा है शरीर में ऊतक जिनको हम लोग टिश्यूज़ कहते हैं का निर्माण किससे होता है, तो ये प्रोटीनों के द्वारा ही टिश्यूज़ का निर्माण होता है। अगले में कह रहा है कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता, तो ये है एमिनो अम्ल। ये क्या होता है, ये मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। अब अगला देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है, तो देखिए कुछ प्रोटीन दिए गए हैं और उनकी प्राप्ति व कार्य दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, इसमें पहला दिया हुआ है ग्लोबिन। ग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यह रुधिर में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, यह हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करता है। तो यह हो गया हीमोग्लोबिन के बारे में। दूसरा है साइटोक्रोम। अब साइटोक्रोम के बारे में जान लेते हैं।
तो देखिए जो साइटोक्रोम है यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यह श्वसन क्रिया को पूर्ण करने में यह सहायक होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है साइटोक्रोम। अगला है जो है एंटीबॉडीज़। ये क्या है, तो ये एक सुरक्षात्मक प्रोटीन है। यह हानिकारक पदार्थों व जो आक्रमणकारी जीवाणु हैं इनसे शरीर की ये रक्षा करता है। अब अगला दूसरा है, ये है केराटिन। तो ध्यान दीजिएगा जो केराटिन है यह त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर इन सब के निर्माण में ये सहायक होते हैं। अगला है फाइब्रोइन। तो फाइब्रोइन के बारे में जान लेते हैं। तो ये रेशम व मकड़ियों के धागे का निर्माण करती हैं। ध्यान दीजिएगा ये रेशम व मकड़ियों के धागे का निर्माण इससे होता है। अगले में कह रहा है इलास्टिन। ध्यान दीजिएगा जो इलास्टिन है ये क्या है, तो एक प्रकार का तंतुमय प्रोटीन है जो लिगामेंट व रुधिर वाहिनियों के पीले ऊतक में ये पाई जाती है। अब अगला देखिए अगला कौन सा है, तो अगला है एक्टिन व मायोसिन। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यह सभी कंकालीय पेशियों में संकुचनशीलता लाता है। ध्यान दीजिएगा जो कंकालीय पेशियाँ होती हैं उनमें संकुचनशीलता कौन लाता है, तो वो लाता है एक्टिन व मायोसिन। अगले में कह रहा है इसका नाम है ग्लाइडिन। तो ध्यान दीजिएगा जो ग्लाइडिन है वो गेहूं एवं अन्य अनाजों में ये पाया जाता है। अगला है जिन। तो जिन क्या है, यह मक्का में पाया जाता है। अगले में कह रहा है ग्लोब्यूलिन। ये क्या है, ये अंडे में ये पाया जाता है। अगला है केसिन। ये कहाँ पाया जाता है, ये दूध में पाया जाता है। अगला देखिए अगला है, अगले में कह रहा है इसका नाम है ग्लूटेलिन्स। तो ध्यान दीजिएगा ये कहाँ पाया जाता है, ये अनाज में पाया जाता है। अगला है हिस्टोन। ये पाया जाता है अनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं वंशानुगति का ये नियंत्रण करता है। कौन करता है, तो इसका नाम है हिस्टोन। अगले में कह रहा है प्रोलैमिन्स। ये क्या करता है, ये दालों में पाया जाता है। तो हम लोगों ने जो प्रोटीन से रिलेटेड दिए गए थे टॉपिक उसको हम लोगों ने देखा। अब इसका तीसरा टॉपिक है जो है वसा से रिलेटेड। अब वसा से संबंधित जितने भी फैक्ट दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए वसा में पहला कह रहा है जिसको हम लोग इंग्लिश में फैट्स कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से इसका निर्माण होता है। अगले में कह रहा है वसा में कौन सा यौगिक पाया जाता है, जिसमें देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब इसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कह रहा है इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है वसा से क्या प्राप्त होता है, तो इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अगले में कह रहा है वसा अणु किसमें घुलनशील व अघुलनशील होते हैं। देखिए जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें ये घुलनशील है और जल में ये सब क्या है, अघुलनशील होते हैं। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है वसा किस ताप पर ठोस अवस्था में होती है, तो ये होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। कह रहा है लेकिन यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हैं तो उन्हें तेल कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो अगर ये ठोस अवस्था में है तो इनको हम लोग वसा कहेंगे, लेकिन अब इस ताप पर अगर ये द्रव अवस्था में है तो इनको हम लोग तेल कहते हैं। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है वसा अम्ल क्या है। तो देखिए कह रहा है कि जो कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला होती है उसके द्वारा गठित जो कार्बनिक अम्ल हैं जिनके एक सिरे पर कार्बोक्सिल अम्ल होता है उन्हीं को वसा अम्ल कहा जाता है। अब वसा अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए वसा जो अम्ल हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार कौन कौन से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए वसा के प्रकारों में पहली है संतृप्त वसा। अब संतृप्त वसा के बारे में जान लीजिए। तो देखिए वसा अम्ल के सभी बंधन अगर एकल होते हैं तो उसको हम लोग संतृप्त वसा कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये 2 छोटे अणु जिनमें फैटी एसिड व जो मोनोग्लिसराइड होते हैं इसके ये बने होते हैं, तो इसी को हम लोग संतृप्त वसा कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, तो देखिए उदाहरण में दिए गए हैं जंतु वसा, नारियल तेल, ताड़ के तेल, दूध, मक्खन, ये सब क्या हैं, ये सब संतृप्त वसा के एग्जाम्पल्स हैं। काफ़ी बार पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन से संतृप्त वसा के एग्जाम्पल्स हैं, तो इनमें ये ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगला देखिए अगली है असंतृप्त वसा। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि वसा अम्ल में सभी बंधन अगर डबल होते हैं तो उसको हम लोग असंतृप्त वसा कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अगला पॉइंट ये कह रहा है कि ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं तथा विटामिन में अघुलनशील होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा जो असंतृप्त वसा है ये सब विटामिन में अघुलनशील होते हैं। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देखिए जैसे वनस्पति तेल, मछली के तेल, ये सब क्या है, ये सब असंतृप्त वसा के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो वनस्पति वसा है उससे संबंधित कुछ सही तथ्य दिए गए हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो सूरजमुखी का तेल है वो एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। अगले में कह रहा है इस तेल में असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। याद रखिएगा जो सूरजमुखी का तेल है उसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। अब अगला देखिए अगले पॉइंट में ये कह रहा है कि जो असंतृप्त वसा है अम्ल, जो असंतृप्त वसा अम्ल है मानव के लिए अच्छा पोषक तत्व ये होता है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो अल्फ़ा
लिनोलेनिक जो अम्ल है वो क्या है? तो देखिए जो ओमेगा 3 है वो वशीय अम्ल है, जिसको हम लोग अल्फ़ा लिनोलेनिक जो अम्ल है ये भी हम लोग इसको कहते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने के लिए कौन सा अम्ल सक्षम है? तो इसका नाम है अल्फ़ा लिनोलेनिक अम्ल। तो याद रखिएगा जो अल्फ़ा लिनोलेनिक अम्ल है ये जो रक्त नलिकाएँ होती हैं उनमें वसा के जमाव को रोकता है। अगले में कह रहा है कौन अल्फ़ा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है इसका सर्वोत्तम स्रोत है। तो ये है अलसी या इसी को तीसी कहते हैं। तो जो अलसी का तेल होता है उससे क्या मिलता है? उससे अल्फ़ा लिनोलिक अम्ल जो प्राप्त होता है। और ये काम क्या करता है? तो ये जो रक्त की नलिकाएँ होती हैं उनमें वसा का जो जमाव हो सकता है तो उसको ये कंट्रोल करता है या वहाँ से उसको हटाता है। अब अगला देखिए, अगले में क्वेश्चन में ये कह रहा है कि संतृप्त एवं असंतृप्त वसाओं के संबंधित कुछ सही तथ्य दिए गए हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो असंतृप्त वसा होते हैं संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अगले में कह रहा है जो असंतृप्त वसाएं होती हैं उनकी संरचना में कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध होते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब देखिए वसा के कुछ प्रमुख कार्य दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला इसका ये कार्य है कि ठोस रूप में शरीर को ये ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा इसका कार्य है कि त्वचा के नीचे ये जमा हो जाती है और शरीर के ताप को ये नियंत्रित करती है। अगला इसका ये कार्य है कि खाद्य पदार्थों को रुचिकर व स्वाद इसमें पैदा करता है, वसा का ये कार्य है। अगले में कह रहा है यह शरीर के विभिन्न अंगों की चोटों से रक्षा भी करता है। अगला इसका ये कार्य है कि यह प्रोटीन के स्थान पर कह रहा है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये सारे इसके कार्य हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि विटामिन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स हैं वह प्रोटीन में किसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये होती है वसा में। अगले में कह रहा है 1 ग्राम वसा के उपापचयी जो चारण होते हैं उनमें कितने कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो ये होती है 9.3 किलो कैलोरी से 4 किलो कैलोरी तक के मध्य इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है मानव शरीर के जो त्वचा तल हैं उनके नीचे विद्यमान वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो यह शरीर की जो ऊष्मा क्षय होती है उसके विरुद्ध ये कार्य करती है। मतलब जो हमारे शरीर की ऊष्मा है उसको क्षय होने से बचाती है, जिससे हमारा टेम्परेचर जो है वो एक कह सकते हैं कांस्टेंट बना रहता है, नहीं तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो जाए। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर क्यों माना जाता है? मतलब मछली कह रहा है अगर खाइए तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, क्यों मिलता है इसको जान लीजिए। तो देखिए कह रहा है मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कि जो ट्राइग्लिसराइड है वो क्या है? तो शरीर में पाया जाने वाला एक प्रकार की ये वसा है, याद रखिएगा जो ट्राइग्लिसराइड है ये एक वसा है। अगले में कह रहा है आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी कंपनियां यह विज्ञापित करती हैं कि उनके उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं है, उपभोक्ताओं के लिए इसका अभिप्राय क्या है? तो मतलब डायरेक्टली पूछा जाए जो ट्रांस वसा है वो है क्या, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला इसमें पॉइंट ये कह रहा है कंपनी के आहार कह रहा है जो उत्पाद हैं वो हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ मतलब जो हाइड्रोजनीकृत तेल हैं इनसे ये नहीं बनाया गया है। दूसरा ये कह रहा है कंपनी के आहार जो हैं वो उत्पाद जो हैं वो पशु उत्पन्न वसा तेलों से भी निर्मित नहीं किए गए हैं। अगले में कह रहा है कंपनी के जो द्वारा प्रयुक्त तेल हैं वो संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। जैसे अभी मैंने ऊपर देखा था, हम लोगों ने देखा भी था कि जो रुधिर वाहिकाएँ होती हैं उनमें जमा हो जाता है जिसका ब्लॉकेज हो जाता है। तो ये भी कह रहा है कि जो ये इसमें तेल यूज हुए किए गए हैं वो ऐसा करेंगे कि जो हृदय वाहिनियाँ हैं उनको ये किसी प्रकार का क्षति नहीं पहुँचाएँगे। इसके अतिरिक्त इसमें ये कह रहा है अगला पॉइंट पशु उत्पन्न वसा तेल तथा हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि वसा से संबंधित कुछ सही कथन दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो मानव भोजन होता है उसमें वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। अगले में कह रहा है सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। अगले में कह रहा है वसा का जो संश्लेषण होता है हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो याद रखिएगा वसा का संश्लेषण कहाँ होता है हमारे शरीर में? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगले में कह रहा है वसा जो होती है ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। क्या होता है ये? वसा जो होती है वो ग्लिसरॉल व जो वसीय अम्ल है इसका ये एस्टर होता है। अगले में कह रहा है जो आवश्यक वसा अम्ल है उनकी अनुपस्थिति से न्यूनता जो रोग है वो उत्पन्न होता है। अब अगला जो फोर्थ टॉपिक है हम लोग का ये है विटामिन। अब विटामिन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था सीफंक ने। कब किया था? तो 1911 में। अगले में कह रहा है विटामिन क्या होते हैं? तो ये जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर में उपापचयी जो अभिक्रियाएँ होती हैं, उत्प्रेरक की जो क्रियाएँ होती हैं
उनको ये नियंत्रण रखने का कार्य करती है। तो ये हो गया विटामिन के कार्य। अब अगला देखिए कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, किसे सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो ये विटामिन को कहा जाता है, याद रखिएगा सहायक आहार कारक क्या है? ये विटामिन हैं। अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है जो सहायक आहार कारक हैं इनका विचार किसने दिया था? तो ये दिया था फ्रेडरिक और गोलैंड हॉपकिंस ने। किसने दिया था? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने इस विचार को दिया हुआ था कि जो विटामिन हैं वो सहायक आहार कारक हैं। अगले में कह रहा है वरीयता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए जल में घुलनशील विटामिन हैं, ये विटामिन बी और सी हैं। अगर वसा में घुलनशील विटामिन पूछे जाए तो ये है विटामिन ए, डी, ई, के। तो 2 प्रकार इसके हैं, मतलब एक जल में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होते हैं। अब अगला देखिए अगले में कह रहा है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। अगले में कह रहा है मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो ये यकृत में रहता है। अगले में कह रहा है पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी और पालक में कौन से विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक होती है? मतलब इससे पूछा है विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गाजर में, मतलब सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए है वो गाजर में पाई जाती है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है सेब, पपीता, अमरूद व आम में से कौन विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो ये है पपीता। तो गाजर में भी विटामिन ए, पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। अगले में कह रहा है किस विटामिन समूह में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो विटामिन बी जो समूह है, मतलब जो बी से बहुत सारे हैं, B12 तक हैं, उनमें विटामिन में कह रहा है नाइट्रोजन पाया जाता है। अगले में कह रहा है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है बेरी रोग। अगले क्वेश्चन में देखिए अगले में कह रहा है कौन सी विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है? तो ये है विटामिन B6। थोड़ा नया क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। मतलब कोई स्वप्न अगर देख रहे हैं और स्वप्न होता है अधिकतर भूल जाता है आदमी, लेकिन फिर भी अगर कोई स्वप्न आपको लंबी समय तक अवधि तक याद रखता है तो ये एक कौन सा विटामिन है जो इसको याद रखने में सहायक होता है? तो ये है विटामिन B6। अगले में कह रहा है विटामिन जो B12 है इससे संबंधित कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए पहला कह रहा है विटामिन जो B12 है यकृत से लगभग 3 से 5 वर्षों तक ये संग्रहित रहता है। कितने समय तक रहता है संग्रहित यकृत में? तो ये रहता है लगभग 3 से 5 वर्षों तक ये यकृत में संग्रहित रहता है। अगला इसमें ये पॉइंट कह रहा है कि जो विटामिन B12 है ये जल में विलेय है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है विटामिन B12 में। अगले में कह रहा है मनुष्य के आंत में जीवाणुओं द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण किया जाता है? तो विटामिन B12 और विटामिन के, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो विटामिन B12 है और विटामिन जो के हैं ये मनुष्य के आंत में जीवाणुओं द्वारा इनका संश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए अगले में कह रहा है मिर्च, कोहड़े और मटर और मूली में से किसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? तो मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। अगले में कह रहा है सेब, आम, आंवला, दूध में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये है आंवला। अगले में कह रहा है कच्चे व ताज़े फल, दूध, घी, दालें में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो कच्चे व ताज़े फल जो हैं वो विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगले में कह रहा है कौन सी विटामिन खट्टे फलों में पाई जाती है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी है? तो यह है विटामिन सी। अगले में कह रहा है आलू, गन्ना, संतरा और चुकंदर में से कौन विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में संतरा में पाई जाती है। संतरा, नींबू ये सब जो हैं इनमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है घाव भरने में कौन विटामिन सहायक है? तो ये विटामिन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर घाव हो गया है तो घाव को भरने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा विटामिन सी। अगले में कह रहा है किस तत्व के अवशोषण में कह रहा है विटामिन सी मदद करता है? तो ये लौह तत्व का अवशोषण करता है। अगले में कह रहा है विटामिन ए, डी, ई, सी में कौन शरीर में भंडारित नहीं होता? तो विटामिन जो सी होता है वो शरीर में भंडारित नहीं होता। अगला पॉइंट इसी में ये कह रहा है क्यों भंडारित नहीं होता? क्योंकि कह रहा है ये जल में विलेय होता है और शीघ्र ही हमारे मूत्र के साथ ये उत्सर्जित हो जाता है। अगले में कह रहा है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये सूर्य की किरणें हैं, मतलब सूर्य की किरणों को प्राप्त करने से हमें विटामिन डी मिलता है। अगले में कह रहा है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो ये बनता है विटामिन डी। अगले में कह रहा है जो सूर्य की किरणें हैं जिनको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित कर देते हैं? तो ये जो इर्गेस्टेरॉल है इसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देते हैं। अगले में कह रहा है किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? तो ये जो विटामिन डी है इसी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगले में कह रहा है किस विटामिन से मानव हड्डियाँ मजबूत होती हैं? तो ये विटामिन डी से मजबूत होती हैं। अगले में कह रहा है विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? तो इसके रिकेट्स अथवा ऑस्टियोपोरोसिस ये रोग हो जाता है। अगले में कह रहा है कोलेकैल्सिफेरॉल तथा आर्गोकैल्सिफेरॉल जो है वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये क्रमशः B3 और जो D2 है, ध्यान दीजिएगा, जो D3 विटामिन है इसका नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल और जो ऑर्गोकैल्सिफेरॉल है ये है विटामिन D2 का नाम। अगले में कह रहा है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो ये है अंकुरित गेहूँ के जो तेल हैं
वो विटामिन ई के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किस विटामिन को प्रजनक विटामिन भी कहा जाता है, तो ये होता है विटामिन ई। अगले में कह रहा है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी है, तो ये है विटामिन के। अगले में कह रहा है कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में कार्य करता है, तो ये है विटामिन के। अगला देखिए, अगले में कह रहा है विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो पहला कह रहा है कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरे में कह रहा है कुछ विटामिन हार्मोन की तरह भी काम करते हैं, ये भी सही है। थर्ड कह रहा है कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये भी सही है। अगले में कह रहा है विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी रोग की बीमारी हो गई यदि वह नहीं लेता, तो अगर वो B1 विटामिन डी और सी इन विटामिनों को नहीं लेता तो उसमें बेरी सूखा रोग स्कर्वी रोग ये सारे रोग उसमें हो जाएंगे। अब अगला देखिए, विटामिन के संबंध में कुछ सही कथन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए, विटामिन जो ए है जिसको हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं, इसके अभाव के कारण कह रहा है त्वचा शुष्क व सल्की हो जाती है। अगला है विटामिन B1 के बारे में जिसको थायमिन कहा जाता है, इसके अभाव में हृदयाघात हो सकता है। अगला है दूध में विटामिन B1 B2 B3 B6 B12 आदि पाए जाते हैं, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दूध में ये सब पाए जाते हैं, B1 B2 B3 B6 B12 ये सब जो प्रोटीन है जो विटामिन है वो दूध में पाए जाते हैं। अगले में कह रहा है जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। अगला देखिए, जो प्रमुख विटामिन स्रोत हैं उनकी कमी से होने वाले रोग हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला है विटामिन ए जिसको हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, इससे क्या होता है, इससे रतौंधी हो सकता है, इससे जीरोप्थैलेमिया संक्रमण हो सकता है, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन हो सकता है, कार्डिया में श्वेत फुल्ली पड़ना। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब विटामिन ए की वजह से होते हैं। इनका स्रोत क्या क्या है, तो ये मिलते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों से, गाजर से, मछली के तेल से, अंडे से और दूध पनीर इन इत्यादि से ये सब क्या मिलते हैं, विटामिन ए प्राप्त होते हैं। तो मतलब विटामिन ए से ये रोग होते हैं और इनका रोग ना होने पाए, इसलिए अगर इन चीज़ों को लेंगे तो इससे क्या होंगे, ये रोग दूर रहेंगे। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है विटामिन B1 के बारे में जिसको थायमिन कहा जाता है, इससे बेरी रोग होता है। और ये देखिए पाया कहाँ जाता है, तो अनाज में, फलियों में, खमीर में, दूध में, सोयाबीन में, ये सब जगहों पर ये पाया जाता है। अगला है B2 जिसको हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो देखिए, राइबोफ्लेविन से क्या होता है, शरीर भार में कमी हो जाएगी, होंठ, जिह्वा व त्वचा में रूखापन आ जाएगा B2 की कमी से। और ये प्राप्त होता है दूध, मटर, सेम, यीस्ट, मांस, अंडा इन सब चीज़ों से ये प्राप्त होता है। अगला है विटामिन B3 जिसको हम लोग नियासिन या इसी को निकोटिनिक अम्ल भी कहते हैं। इससे देखिए पेलाग्रा या चर्मग्राह ये रोग इससे हो जाता है। और देखिए, ये विटामिन 3 प्राप्त कहाँ से होता है, तो ये अंकुरित गेहूँ, आलू, अनाज की जो बाहरी परत है, बादाम, टमाटर इन सब से ये B3 प्राप्त होता है। विटामिन B5 का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है पेंटेथोनिक अम्ल। इससे देखिए चर्म रोग, वृद्धि का अवरुद्ध होना, बाल सफ़ेद होना, याद रखिए काफ़ी बार पूछा गया है कि जो बाल का सफ़ेद होना होता है वो विटामिन किसके कमी से होता है, तो ये विटामिन B5 की कमी से होता है। अगर देखिए विटामिन B5 प्राप्त करना है तो अंडे, दूध और मांस, मछलियाँ इन सब का यूज करना चाहिए। अब अगला देखिए, अगला क्या दिया हुआ है, अगला है विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इससे देखिए रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी में ऐंठन ये सब इससे होता है। और ये प्राप्त होता है हरी सब्जियों, मांस, कलेजी इत्यादि से ये प्राप्त होता है। B7 के बारे में जानिए जिसको हम लोग बायोटिन कहते हैं। इससे देखिए त्वचा सल्की, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, भूख में कमी, रक्त शून्यता ये सब विटामिन B7 की कमी से होता है। ये प्राप्त होता है ताज़े फलों, हरी सब्जियों, यकृत, दूध, संपूर्ण अनाज व दालें जो हैं उनसे ये प्राप्त होता है। अगला है विटामिन B9, इसको हम लोग फोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इससे देखिए रक्त अल्पता जिसको एनीमिया कहते हैं ये हो जाता है। पचे हुए भोजन के अवशोषण में कमी होती है। RBCs की परिपक्वता में कमी आती है, ये होता है विटामिन B9 की कमी से। अब विटामिन जो B9 है वो प्राप्त होती है हरी सब्जियों से, केले से, संतरे से, लीवर से, ईस्ट से, अंडा से, सेम से, इन जगहों से ये सब प्राप्त होता है। अगला है विटामिन B12 जिसको हम लोग साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, काफ़ी बार पूछा गया है। इसका जो रासायनिक नाम है डायरेक्टली पूछा जाता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। इससे देखिए रक्त में अल्पता होती है, तंत्रिका तंत्र जो गड़बड़ियाँ हैं वो हो जाती हैं। ये प्राप्त होता है मांस से, कलेजी से, दूध से, अंडा से, आंत्र के जीवाणु से, इन सब जगहों से ये प्राप्त होता है। अगला है विटामिन C, तो विटामिन C का रासायनिक नाम है स्कार्बिक अम्ल। इससे स्कार्बी रोग होता है। और ये प्राप्त होता है खट्टे रसदार फल जैसे चीकू, आंवला, टमाटर, अंकुरित अनाज इन सब चीज़ों से ये प्राप्त होता है। अगला है विटामिन D जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ये बच्चे में रिकेट्स जिसको सूखा रोग कहते हैं और प्रौढ़ों में जो होते हैं उनमें ऑस्ट्रियोमलेशिया रोग इसमें हो जाता है। अब देखिए ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो मक्खन, घी, अंडा, मछली, तेल,
तथा सूर्य प्रकाश में ये सब संश्लेषण से पाए जाते हैं। अगला है विटामिन ई, इसका नाम है टेकोफेरॉल। नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। अब देखिए इससे क्या क्या होता है। तो इससे जनन क्षमता में कमी आएगी, जननांग व पेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। ये प्राप्त होगा अंकुरित दाने, गेहूँ, देखिए चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पनीर, तो इन सब जगहों से ये प्राप्त होता है। अगला है विटामिन के, जिसका नाम है फिलोक्विनोन या इसी को नेप्थोक्विनोन भी कहते हैं। तो देखिए कटिया स्थान पर रक्त का थक्का नहीं बनता विटामिन के की कमी से। अब विटामिन के प्राप्त कहाँ से होगा? तो ये प्राप्त होगा हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अंडा, सोयाबीन, आंत्र के बैक्टीरिया जो हैं, इन सब जगहों से ये प्राप्त होता है।